Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about some PYQs. तो यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि UGC NET Home Science के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज मैच द फॉलोइंग, जहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो मैं आज PYQs लेके आई हूँ वो सारे आपके टेक्सटाइल यूनिट से रिलेट करते हैं। तो क्योंकि टेक्सटाइल यूनिट ऐसी यूनिट है जो कि एक बहुत वास्ट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम PYQs। यहाँ पर फर्स्ट जो है दैट इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें चॉप है, चकला है, बुखानी है एंड बारी है। इसको हम कैसे मैच करते हैं? जो यहाँ पर चॉप है ये इट इज अ टाइप ऑफ अ फुलकारी शॉल। तो यहाँ पे क्या एक फुलकारी शॉल है जो कि पंजाब की बहुत ही ज्यादा फेमस है। चकला जो है, चकला को हम बोलते हैं स्क्वायर हैंगिंग, जो आप फैब्रिक में स्क्वायर कलर स्क्वायर जो है हैंग करते हो और कुछ डिजाइन्स बनाने के लिए, दैट इज चकला। बुखानी का मतलब क्या है? यहाँ पे तोरन इन द शेप ऑफ एन आर्क, एक तोरन होता है जो कि आर्क की शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं बुखानी। और बारी क्या होता है? यहाँ पे एक स्कार्फ होता है, सैश जिसको बोलते हैं, जो कि ब्राइड ग्रूम्स पहनते हैं कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में, जो कि गुजरात के रीजन है। तो ये आता है इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वेलवेट इज डिलीवर्ड ऑन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फ्रेम्स। मैंने जब आपको वेलवेट का पढ़ाया था तो यहाँ पे एक वुडन फ्रेम होता है जिसपे वेलवेट को बनाया जाता है, ताकि जो पाइल है उसमें जो फैब्रिक में जो फाइबर्स निकल जाते हैं, पाइलिंग हो जाती है, वो खत्म हो जाए। तो असर्शन क्या दिया यहाँ पे? वेलवेट जो है एक फ्रेम पे बनाया जाता है क्योंकि पाइल नहीं बनते और क्रशिंग नहीं होती उसमें। तो इसका रीजन क्या होएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वेलवेट को हम एक वुडन फ्रेम पे डिजाइन करते हैं जहां से पाइलिंग नहीं होती और वेलवेट का जो कपड़ा है वो खराब नहीं होता। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज गुजरात एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे गुजरात की कौन सी एम्ब्रॉयडरी है? मोची भरत, सूफ भरत, अल्फा भरत और अबला भरत। तो यहाँ पर जो है मोची भरत है, सूफ भरत है और अबला भरत है, ये सारी गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है जो कि लर्न करनी है आप लोगों को, मोची भरत, सूफ भरत एंड अबला भरत। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द स्टिच गावंती स्टिच। जो गावंती स्टिच है वो कैसा स्टिच होता है? गावंती स्टिच होता है जो कि कपड़े पे सेम इफेक्ट देता है, मतलब सेम स्टिचेस दैट गिव सेम इफेक्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे सेम इफेक्ट देता है, उसको हम बोलते हैं गावंती स्टिच। मुर्गी स्टिच क्या होता है? जो कि स्टेप वाइज मैनर में काम करता है, मतलब ऐसे स्टेप में स्टिचेस लगे हुए होते हैं, दैट इज मुर्गी स्टिच। नाउ कमिंग टू द नेगी स्टिच। इस नेगी स्टिच का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जो कि एक वीविंग लाइक इफेक्ट देता है, जिसमें एक ऐसे वेव्स की फॉर्म में स्टिचेस लगते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ नेगी स्टिच। नाउ मैथी स्टिच क्या हो गया? जिससे अपीयरेंस हैवी दिखती है, तो उस स्टिचेस को बोलते हैं मेंथी स्टिच। तो ये सारे टाइप ऑफ स्टिचेस हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। हम रेयन को कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पर जब हम रेयन की प्रोसेसिंग मैंने आपको कराई थी, आप पहले वाले सेशन जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग करा रखी है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की। यहाँ पे रेयन का बताना है कि रेयन कैसे बनता है। रेयन का जब मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई थी तो फर्स्ट प्रोसेस बताया था कि वहां पर स्टिपिंग की जाती है, जिसमें फर्मेंटेशन की जाती है फाइबर्स की। तो यहाँ पर स्टिपिंग कहाँ है? ई में। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं ई में, मतलब फिफ्थ नंबर में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डिलीट हो सकता है एंड ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अब यहाँ पर फिफ्थ बी में है और डी में है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर क्या है? स्टिपिंग के बाद क्या होती है? श्रेडिंग होती है, डिजोल्विंग होती है। यहाँ पे श्रेडिंग है, यहाँ पे डिजोल्विंग है। क्या श्रेडिंग होगी पहले, डिजोल्विंग होगी पहले? क्या होती है? श्रेडिंग होती है, जिसमें जो फर है एनिमल से वो हटा दिए जाते हैं, अगर आप नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहे हो, और विद द हेल्प ऑफ द श्रेडर या फिर क्लिपर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हेयर फर है उनको रिमूव कर लिया जाता है।
लेकिन रेयॉन के केस में क्या है, यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे उनको रिमूव कर लिया जाएगा, उनकी इम्प्योरिटीज को क्लीन किया जाएगा, तो दैट इज श्रेडिंग। तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, बी ऑप्शन, यही करेक्ट हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खत्म आंसर। आगे आपको रिवाइज करना आप कर सकते हो, कैसे, स्टिपिंग, श्रेडिंग। नाउ फोर्थ क्या है, एजिंग, जिसमें हम वाट्स के अंदर क्या करते हैं, एज करते हैं ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाए। देन जेंथेशन, जेंथेट ऐड करते हैं इसमें। देन डिसॉल्व करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होती है, स्पिनिंग प्रोसेस, जिसमें यार्न्स निकल के आता है, फैब्रिक पूरा डिजाइन हो जाता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन which we have seen in the previous year question paper, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन की पूछी गई थी। नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट है एसिड डाई। एसिड डाई क्या होती है, वाटर सॉल्युबल एनायनिक डाई होती है। और अगर यहाँ पे कैटाइनिक लिखा होता, और अगर यहाँ पे कैटाइनिक डाई लिखा होता तो कैसी डाई हो जाती वो, बेसिक डाई। तो एसिडिक डाई है तो एनायनिक है, और बेसिक डाई है तो कैटाइनिक है। एजोइक डाई, एजोइक डाई का मतलब क्या होता है, जिस जो कपड़े के अंदर जाके कलर देती है, जो कि कपड़े के अंदर जाके कलर दे रही है, इसको हम इनग्रेन डाई भी बोलते हैं। इनग्रेन डाई मतलब कपड़े के अंदर जाके जो कलर देती है, दैट इज एजोइक डाई। नाउ सल्फर डाई, सल्फर डाई में क्या है, सल्फर डाई जो है वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है तो इसको सॉल्युबल बनाया जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेसेस को हीट करके जो है सल्फर डाई बनाई, मतलब इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाया जाता है। नाउ यहाँ पे सल्फर डाई के कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसमें जो सल्फर डाई में नाइट्रोजीनियस फ्यूम्स निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा हार्म करती है इन्वायरमेंट को। तो उससे क्या है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, और जब हम इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो वो रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड गैस रिलीज करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये होता है सल्फर डाई। वैट डाई को हम अप्लाई करते हैं एज अ ल्यूको कंपाउंड, क्योंकि सबसे पहले हम वैट डाई में वेटिंग करते हैं, जिसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है। ल्यूकोडाइज में जो है ट्रांसपेरेंट जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं वेटिंग प्रोसेस में। उसके बाद हम डाइंग करते हैं, कपड़े में डाइंग करते हैं, देन दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि हमने वेटिंग में क्या किया था, ये इनसॉल्युबल डाई है। तो इनसॉल्युबल डाई है तो इसको हम क्या बनाते हैं, सॉल्युबल बनाते हैं। कैसे सॉल्युबल बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें ल्यूको कंपाउंड्स निकलते हैं। देन रिडक्शन के बाद डाइंग होती है, डाइंग के बाद ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें दोबारा से डाई को सॉल्युबल बनाया जाता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। देन यहाँ पे सोपिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है वेट डाई को यूज करने का। तो वेट डाई क्या है, सबसे पहले इसमें इट इज अप्लाइड एज रिड्यूस लिखो, जो कि कौन सी प्रोसेस होती है, वेटिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर ट्विल वेव। यहाँ पे ट्विल वीव कौन सी है, तो यहाँ पे ट्विल वीव है, यहाँ पर कैलिको जो है वो एक प्लेन वीव है। यहाँ पे कैलिको क्या है, एक प्लेन वीव है। रेस्ट 3 आर ट्विल वीव, गैबरडाइन, ड्रिल एंड सर्ज, ये सभी क्या है, ड्रिल वीव है, सॉरी ट्विल वीव है। कैलिको जो है वो प्लेन वीव है। तो आंसर ए, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये है ट्विल वीव। ट्विल वीव में जहाँ पे डायगोनल पैटर्न्स हम बनाते हैं, तो ये होती है ट्विल वीव। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ लूम इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द डेंसिटी ऑफ क्लॉथ। डेंसिटी बताना है जब हम विविंग करते हैं। तो विविंग में मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मोशंस कराए हुए हैं, जो जिसमें जब मैंने विविंग कराया था तो उसमें प्राइमरी मोशन था और सेकेंडरी मोशन था। तो प्राइमरी मोशन में कौन कौन से मोशन आते हैं, सबसे पहला आता है यहाँ पर श्रेडिंग, और नेक्स्ट कौन सा मोशन आता था यहाँ पे मैंने आपको कुछ 3 मोशन बताए थे, बीट अप, श्रेडिंग और टेक ऑफ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो डेंसिटी है कपड़े की वो कौन कंट्रोल करता है, शटल तो नहीं करता, क्योंकि शटल क्या करता है, यहाँ पे वेफ्ट और वाप को बाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे था ट्रेडल, ट्रेडल यहाँ पे नहीं होता क्योंकि मशीन का पार्ट है, स्विंग मशीन का, निडल भी नहीं। तो कौन कंट्रोल करता है, रीड को। रीड कहाँ पर था, एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे, वो क्या करता है, आपका जो डेंसिटी है क्लॉथ की वो यहाँ पर कंट्रोल करता है। और सेकेंडरी मोशन में कौन से थे, टेक ऑफ मोशन,
तो ये सारे टाइप ऑफ मोशन थे जो कि उसमें आते हैं वीविंग के अंदर। तो यहाँ पे 3 मोशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मोशन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीड है वो कंट्रोल करता है डेंसिटी ऑफ क्लॉथ। नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, डायगोनल लाइन इन अ ट्विल वीव। जो डायगोनल लाइन है ट्विल वीव में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो डायगोनल लाइन है ट्विल वीव में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं वेल। क्योंकि जो डायगोनल लाइंस होती है वो ट्विल व्यू में, जो डायगोनल लाइन है कितने एंगल पे होती है? 45 डिग्री के एंगल पे होती है। और ये कैसी होती है? ट्विल व्यू में वेफ्ट फेस होता है। जब मैंने आपको वीव पढ़ाई थी, टाइप्स ऑफ वीव, उसमें हमने पढ़ा था ट्विल वीव। ये क्या होएगी? वेफ्ट फेस होएगी। हमेशा जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी इसकी? सिंगल डायरेक्शन में वो बनती है। तो ट्विल वीव कैसे बनती है? हमेशा सिंगल डायरेक्शन में बनती है, वेफ्ट फेस्ड होती है। तो ये होती है ट्विल वीव। और डायगोनल जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीव बोलते हैं। नाउ ट्विल लाइन में भी, जो ट्विल लाइन है वो कैसी होती है? स्टीप, रेगुलर, रीचिनिंग और ऑल ऑफ दीज। स्टीप का मतलब होता है खड़ी रेखाएं। जो लाइंस होती है वो कैसी होती है? खड़ी होती है। रेगुलर होती है, रीचिनिंग होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज होती है। तो यहाँ पर जो देखो, जब भी हम ट्विल लाइन बनाते हैं, मतलब जो डायगोनल लाइंस बनती है, जो स्टीप होती है, जो खड़ी वाली रेखाएं होती है, वो कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है। मतलब जब हम लाइन वीविंग करते हैं तो ट्विल लाइंस जो है वो 45 डिग्री एंगल बनाती है। वहीं पे जो रेगुलर है वो कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री से आपका 75 डिग्री तक वो वेरी करता है। और रीचिनिंग लाइन कितनी बनती है? लेस देन 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जो ट्विल लाइन है वो आपकी स्टिप भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, रिचाइनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिए जाते हैं जिसमें ट्विल लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, स्टिप जो है, खड़ी रेखा है जो है वो 45, रेगुलर जो लाइंस है वो 45 से 75 डिग्री पे, और रीचाइनिंग जो होती है वो लेस देन 45 डिग्री पे अपना बनाती है। तो इसका आंसर हो सकता है ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अ फैब्रिक। अब यहाँ पे हम इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ फाइबर, ओनली फाइबर कैन बी मेड इनटू स्टेपल लेंथ बट नॉट ऑल कैन बी फिलामेंट लेंथ। जो फाइबर्स है वो फिलामेंट लेंथ के भी बन सकते हैं और स्टेपल लेंथ के भी बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बताना है? बॉडी बोल रहा है बॉडी टेक्सटाइल, हैंड सॉफ्ट टू हार्ड, रफ टू सॉफ्ट, वार्म टू कूल और स्टिफ और फ्लेक्सिबल। जो कपड़ा बन रहा है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, ठीक है, लस्टर भी हो सकता है, और उसमें चमक नहीं भी हो सकती। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिलामेंट और स्टेपल फाइबर्स भी यूज हो सकते हैं। किसी भी तरह का कपड़ा बन सकता है वहां पे, और उसमें चमक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रेडिशनली यार्न डाइज कॉटन ट्विल मेड इन टू वेट फॉर स्पोर्ट्स वियर एंड फॉर ओवरऑल। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसमें हम यार्न डाई करते हैं कॉटन में, जनरली उस स्पोर्ट्स वियर के लिए यूज होता है? तो वो कौन सा होता है? डेनिम। डेनिम आप सबको पता ही है कि डेनिम में क्या होता है? ट्विल वीव का जनरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 जो है, ए मीडियम वेट ट्विल यूज्ड फॉर चिल्ड्रन प्ले क्लॉथ ड्रेपरीज स्लीप ओवर्स इज। अब यहाँ पे जितने भी आपके चिल्ड्रन के बच्चों कपड़े बनते हैं, नैपकिन्स हो गए, स्लीप ओवर्स हो गए, जो मीडियम वेट जो ट्विल होता है, तो मीडियम जो आपका ट्विल वीव है वो कौन सा होता है? जो मीडियम ट्विल वीव होता है वो होता है जीन, ठीक है, जो कि आपके बच्चों के कपड़ों में ऐसी वीविंग दिखाई देती है। Now 14 question is warp yarn float over 4 filling yarn and interlace with 5th filling yarn। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था जब टाइप्स ऑफ वीविंग पढ़ाया था कि यहाँ पे चार वार्प यार्न्स होते हैं, और यहाँ पे किसके साथ इंटरलेस करता है? वो 5th फिलिंग यार्न से इंटरलेस करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? साटिन वीव। तो साटिन वीव जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो वार्प यार्न है वो कैसे तैरता है, कैसे फ्लोट करता है?
चार वेफ्ट यान पे और किसके साथ इंटरलेस करता है, वहां पर एक फिलिंग यान के साथ इंटरलेस करता है। तो ऐसे वीव को बोलते हैं साटिन वीव। अमंग इंडियाज वुलन एक्सपोर्टर्स आर, यहाँ पे इंडिया में क्या क्या वुलन के कपड़ों में क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? वर्स्टेड फैब्रिक, शॉल, वुलन हैंडलूम, वुवन टेक्सटाइल, वुलन ब्लैंकेट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, अकार्लिक नेटवेयर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है, जो पहले एक वर्स्टेड और जो आपका वुलन यान है उसमें डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे जो वर्स्टेड यान और वुलन यान्स होते हैं, तो वर्स्टेड यान में क्या होता है, पैरेलल थ्रेड होते हैं, नीट और क्लीन होता है, जबकि वुलन में जो है वो पैरेलल थ्रेडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जैसे मान लो वर्स्टेड यान और अगर मैं वुलन यान की बात करूँ, फैब्रिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे वर्स्टेड यान के केस में क्या होता है, वुलन में क्या होता है, वर्स्टेड में जो पैटर्न होता है थ्रेड का वो बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, मतलब इन सीक्वेंस। यहाँ पे जो थ्रेड का पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस में होता है, जो पैटर्न बनता है वो एकदम नीट एंड क्लीन बनता है, ठीक है, सरफेस एकदम इसकी क्लियर होती है वर्स्टेड फैब्रिक के केस में। अब अगर मैं वुलन की बात करूं, तो वुलन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो है सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, कैसी भी तरह के थ्रेडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट इन सीक्वेंस, मतलब जो पैटर्न जो डिजाइन होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता। तो ये होता है वर्स्टेड और वुलन यान में। अब जो वुलन जो यान्स होते हैं, जो वुलन फैब्रिक होते हैं, वो जनरली कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू द वर्स्टेड यान। तो ये डिफरेंस होता है वुलन और वर्स्टेड यान में। तो यहाँ पर इंडिया से सारी चीजें ही एक्सपोर्ट की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू द 16 क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेराइटी ऑफ सिल्क, कौन कौन से वेराइटी सिल्क की इंडिया में प्रोड्यूस होती है? तो मलबरी तो सबको पता ही है, मलबरी एंड टैसेर जो है ऐसी वेराइटी है जो कि सिल्क की वेराइटी है, इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। नाउ 17 क्वेश्चन इज द जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फैब्रिक इज बाय, हम जब फैब्रिक को डिटरमाइन कर रहे हैं तो क्या कैसे करते हैं? अनरेवलिंग द क्लॉथ, यूज ऑफ पिक ग्लास, मेडिकल पिक काउंटर या फिर फाइबर प्रोजेक्टर। तो इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? अनरेवलिंग का मतलब होता है कपड़े को खोल के देखना, मतलब उसके थ्रेड को हटाना, कपड़े को खोल के देखना कि उसका, जैसे हम साड़ी को देखते हैं उसका वेट कैसा है, हल्की है, लाइट है, वेट लाइट वेटेड है, हैवी है, तो वो होता है अनरेवलिंग द क्लॉथ। यूज ऑफ पिक ग्लास, पिक ग्लास का मतलब क्या होता है? पिक ग्लास एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि थ्रेड काउंट करता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग, देखो पिक ग्लास जो है वो एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसे मैग्नीफाइंग जैसे ग्लास होता है जो कि क्या करता है, थ्रेड काउंट करता है। तो एक तरह का क्या हो गया ये मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि किस में हेल्प करता है, टू हेल्प द काउंट थ्रेड काउंटिंग। ये किस में हेल्प करता है? थ्रेड काउंट में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन थ्रेड काउंट। अगर मैं यहाँ पे मेडिकल पिक काउंटर की बात करूं, तो मेडिकल पिक काउंटर क्या होता है? डेंसिटी को चेक करता है। मेडिकल पिक काउंटर क्या करता है? इट चेक्स द डेंसिटी ऑफ फैब्रिक, इट चेक्स द डेंसिटी ऑफ, जनरली इसमें वुलन फैब्रिक्स पे यूज किया जाता है, वुलन फैब्रिक। तो ये क्या करता है? डेंसिटी को चेक करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पे इसके बटन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह का एक डिवाइस होता है। अब यहाँ पर जो है इस जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या करता है, क्या चेक करता है? थ्रेड की डेंसिटी को चेक करता है, किसमें? वुलन फैब्रिक में। तो इट चेक द डेंसिटी ऑफ थ्रेड इन वुलन फैब्रिक, मतलब थ्रेड की डेंसिटी को चेक करता है मेडिकल पिक काउंटर। अच्छा, दूसरे केस में ये तो मैंने बता दिया वुवन फैब्रिक में। अगर मेरे पास निटेड फैब्रिक है, अगर मेरे पास यहाँ पर निटेड फैब्रिक, अगर मेडिकल पिक काउंटर को आप यूज कर रहे हो फैब्रिक को डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पर तो मैंने आपका वुलन फैब्रिक लिया। अगर मैं यहाँ पे निटेड फैब्रिक लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे निटेड फैब्रिक लेती हूँ, तो उसमें क्या चेक करता है? ये लूप्स को चेक करता है। टू चेक द लूप्स इन द निटेड फैब्रिक कौन करता है? यहाँ पर मेडिकल पिक
काउंटर। तो यहाँ पे जो लूप्स, क्योंकि निटिंग के केस में क्या होता है, लूप्स बने हुए होते हैं ना जब हम निटिंग करते हैं ऐसे, तो इन लूप्स को चेक कौन करता है, मेडिकल पिक काउंटर। लेकिन वुलन फैब्रिक में क्या काउंट करता है, वो थ्रेड की डेंसिटी को काउंट करता है। पिक ग्लास एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि थ्रेड काउंट करता है। फैब्रिक प्रोजेक्टर में क्या है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर, जैसे हमारा प्रोजेक्टर आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे एक व्हाइट ब्लैकआउट क्लॉथ होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है, ब्राइट और विविड इमेज जो है वो बनती है कपड़े की। यहाँ पे क्या है, जो कपड़ा है एक प्रोजेक्टर पे रखा जाता है जो कि उसमें पूरे डिफेक्ट्स दिखा देता है कि इस कपड़े में क्या डिफेक्ट है, उसमें पूरा थ्रेड काउंट हो जाता है। कपड़े को बीच में दो प्लीट्स के बीच में रखा जाता है जो कि डायमेंशंस चेक कर लेता है। डायमेंशन के साथ साथ वहां पर जो उसकी में डिफेक्ट्स है वो भी दिखने को मिलते हैं। तो ये सारा मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है कि हम कैसे, कौन से मेथड यूज होते हैं जिसमें हम फैब्रिक को डिटरमाइन करते हैं, क्लॉथ को अनरिवेल करके, क्लॉथ को खोलकर, पिक ग्लास का यूज करके जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है जो कि थ्रेड काउंट करता है, मेडिकल पिक काउंटर। मेडिकल पिक काउंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि वुलन फैब्रिक में तो थ्रेड काउंट करता है, थ्रेड की डेंसिटी को काउंट करता है, और निटेड फैब्रिक में लूप्स को चेक करता है। तो ये होता है मेडिकल पिक काउंटर। फैब्रिक प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कपड़े में जो भी डायमेंशन है, जो भी डिफेक्ट्स है, उनको चेक करता है। तो इसका सही आंसर क्या होएगा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। यहाँ पर जो मेथड्स यूज करते हैं फैब्रिक को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज अनरिवेलिंग द क्लॉथ, क्लॉथ को अनरिवेल करके, और एक फैब्रिक प्रोजेक्टर का यूज करके जो है यहाँ पर फैब्रिक को डिटरमाइन किया जाता है। वैसे इसमें ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप निटेड फैब्रिक की बात कर रहे हो तो आप उसमें मेडिकल पिक काउंटर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। अगर ऑल ऑफ दीज आए ऑप्शन में तो सबसे बेस्ट मेथड है ये सारे, जिसमें हम ये सारे मेथड को यूज किया था। जनरली यहाँ पे मेडिकल पिक काउंटर नहीं यूज किया जाता क्योंकि इट माइट बी द एक्सपेंसिव प्रोसेस। नाउ 18 क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या है, दिस डिटरमाइन एंड मेजर्स द number of warp yarn per linear and per inch and the number of filling yarn per linear inch in the case of knit goods and the corresponding value of bales per inch and carrier per inch it is। हम ये किसकी डेफिनेशन है, किसको बोलते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, वाप यार्न के नंबर को डिटरमाइन करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, एंड्स पर इंच में काउंट करते हैं। कितने फिलिंग यार्न है उनको कैसे काउंट करते हैं तो इसमें कैसे काउंट करते हैं हम, फैब्रिक टेस्टिंग बोलते हैं हम, जिसमें हम वेफ्ट और यार्न की क्वालिटी को चेक करते हैं। नाउ 19 क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ अनरिविंग द क्लॉथ इज यूज्ड ऑन। यहाँ पे कौन सा हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं कपड़े को खोलने के लिए, डेंस फैब्रिक क्लॉथ्स विद फेल्टेड सरफेस डिटरमाइन द वेट ऑफ द वाप एंड वेफ्ट। जब हम कपड़े की अनरिवीलिंग करते हैं, मतलब कपड़े को खोलते हैं, तो हम उसमें सारी चीजें चेक करते हैं। फैब्रिक की डेंसिटी देखते हैं, उस पर कोई फ्लैट, जो जैसे हमने फेल्टिंग पढ़ा था, मतलब कपड़ा उबड़ खाबड़ तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, वेट चेक करते हैं वाप और वेफ्ट का। तो दिस इज द मेथड ऑफ अनरिवीलिंग द क्लॉथ। नाउ 20 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इन स्कोरिंग प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज इनटू एन सॉल्युबल कंपोनेंट। क्या स्कोरिंग में प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है? नहीं। स्कोरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। जो वैक्स और ऑयल एमल्शन आता है फैब्रिक पे, उनको रिमूव किया जाता है, बेसिकली इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। निटेड फैब्रिक्स आर स्कोर्ड अंडर माइल्ड प्रोसेसिंग कंडीशन। जो निटेड फैब्रिक है उनको माइल्ड कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पर निटिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लूप्स बने होते हैं निटेड फैब्रिक में, निटेड फैब्रिक्स में क्या होते हैं, यहाँ पे लूप्स बने होते हैं, तो ये माइल्ड प्रोसेसिंग करते हैं। क्योंकि आप इनमें ज्यादा प्रोसेसिंग करोगे तो उस केस में क्या होएगा, यहाँ पर जो लूप्स है वो क्या बन जाएंगे, जो ऐसे लूप्स बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइल्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनकी स्कोरिंग करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट है। तो हियर ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब स्टेटमेंट सेकंड और जो थर्ड है वो स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 21. What is the process of yarn
टाई एंड डाई। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है यार्न टाई डाई के लिए? अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बाटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रिंटिंग का टाइप है, लहरिया भी नहीं होता क्योंकि इसमें राजस्थान का है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए बांदिनी और इक्कत में, तो यहाँ पे यार्न टाई डाई का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्कत, क्योंकि इक्कत में हम क्या करते हैं, इक्कत जो है वो टाई डाई जो है वो इक्कत का ही पार्ट है जिसमें हम नोट्स बनाते हैं, और नोट्स में क्या कौन सा मेथड यूज होता है, टाई एंड डाई मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज डैश yarn creates special effect in fabric which resembles a hairy caterpillar। इसमें क्या है, ऐसा कौन सा yarn है जिसमें जो शेप आती है yarn की वो एक कैटरपिलर जैसे दिखती है? तो ऐसे yarns होते हैं शिनले yarns। ये मैंने आपको बताया है, जिसमें कैसा इफेक्ट आता है, कैटरपिलर जैसा इफेक्ट आता है, उस yarn को क्या बोलते हैं, शिनले yarn। नाउ यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हम करते हैं। यहाँ पे मोती भरत है, अबला भरत है, मोची भरत है एंड रबरी भरत है। तो यहाँ पे जो मोती भरत है उसमें कैसे क्या अप्लाई करते हैं हम, बीड्स। अबला भरत में क्या यूज होता है, जब मैंने अबला भरत पढ़ाया था एम्ब्रॉयडरी, तो उसमें क्या यूज होते हैं, मिरर यूज होते हैं। मोची भरत में यहाँ पे चेन स्टिचेस हम लगाते हैं, और रबरी भरत में हम नोमैड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, फर्स्ट सॉरी यहाँ पे क्या है, फोर्थ है, दिस इज फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ। अब इसमें एलिमिनेशन देखो, ये दोनों में है, सेकेंड का क्या है, बीड्स है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी अबला भरत में मिरर है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मोती भरत में आपका यहाँ पर बीड्स आएगा, अबला भरत में मिरर, मोची भरत में चेन स्टिच एंड रबरी भरत में यहाँ पर नोमैड्स आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ASTM। यहाँ पर ASTM की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो काफी बार क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ AATCC। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था टेक्सटाइल टेस्टिंग में, उसमें था, मैंने बोला था फुल फॉर्म याद कर लेना। AATCC का मतलब क्या है, यहाँ पर AATCC का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। तो ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे फुल फॉर्म की टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे PYQs। होप आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से मैं और PYQs लेकर आने वाली हूँ आने वाले सेशन में। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।